Hello friends, so now let's come to the Gautam Buddha topic, that is Buddhism. We have finished Jainism. I hope आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा कितने ही ब्रॉड वे में और कितने ही अच्छे वे में हमने जैनिज़्म को ख़त्म किया है। उसी टाइप से हम बुद्धिज़्म भी देखेंगे। कुछ कुछ जो इस बुक में नहीं दिए हैं एनसीईआरटी में, वो कुछ एडअप कर दिया है मैंने। तो मोस्टली अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन ही जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ से आए हुए हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो वो भी इसी लेक्चर्स के अंदर ही हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पर जो आपके पास है, जितना आपके पास अवेलेबल है वो तो पढ़ ही लीजिए। एंड एनसीईआरटी जो है वो बेसिक बुक मानी जाती है, इसलिए मैं एनसीईआरटी स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि बहुत लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ाई है पर उन्होंने नॉर्मल अपने नोट्स बना के पढ़ाया। उन लोगों ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, आप उनका भी लेक्चर देख सकते हैं। बट अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, हमने जैसा पढ़ाया उस टाइप से पसंद आ रहा है, तो आप हमारा लेक्चर देखें। आपको जिस भी स्टडी वीडियो से, जिस भी मटेरियल से समझ में आ रहा है, आपको उससे पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के बोलने से आप पढ़ें, तो आपको जिससे समझ में आ रहा है आप उससे पढ़िए, ठीक है। सो अब आते हैं गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज़्म वाले टॉपिक में। तो हमने देखा कि 6th सेंचुरी BC में जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड हमारा आया, उस टाइम पे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण जो है सेवरल वैश्यास और शूद्रास की कंडीशन बहुत ही डिटोरिएट हो गई थी, गंदी हो गई थी। उनको एज अ ग्रीडी समझा जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसके कारण जो है जैनिज़्म बुद्धिज़्म राइज हुए, न्यू रिलीजन राइज हुए, न्यू रिफॉर्म मूवमेंट आया। तो उसमें से जैनिज़्म हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो गौतम बुद्धा जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। और ये इनका जनरली ये कंटेम्प्रेरी थे महावीर के, तो महावीर के ही टाइम पे आए थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है, जो भी कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि मतलब उसी टाइम पे आते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ में एंड समटाइम्स यूपीएससी में भी। तो गौतम बुद्धा और सिद्धार्था जो थे वो महावीरा के कंटेम्प्रेरी थे, और ये 563 BC में बॉर्न हुए थे कपिल वस्तु में, जो कि नेपाल में है, ठीक है। अब अगर बात करें गौतम के फादर जो थे वो इलेक्टेड रूलर थे कपिल वस्तु के। हम इसके बाद पढ़ेंगे रिपब्लिक, मगधन अंपायर वगैरह पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि रिपब्लिक्स में 5 रिपब्लिक्स आई थी। साक्यास एक रिपब्लिक ही थी जिससे जो है वो इलेक्ट हुए थे, और ये कपिल वस्तु के रूलर थे। अब अगर बताएं इनकी मदर की बात करें तो मदर जो थी वो कौशालन डायनेस्टी से थी। तो इससे हमको कहीं ना कहीं पता चलता है कि जैसे महावीरा के जो बहुत ज़्यादा लिंक थे नोबल फैमिलीज से, वैसे ही सेम हमारे गौतम बुद्धा के भी लिंक बहुत ज़्यादा नोबल फैमिलीज से थे। और ये रिपब्लिक में बॉर्न हुए थे जहाँ पे इलेक्शंस होते थे। सो इनके पास रिपब्लिकन सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज़्म। कब? अर्लियर लाइफ। अब अगर बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड में ही गौतम जी का, जो गौतम बुद्धा जो थे उनका इंटरेस्ट जो है मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हुआ कि हमको किसी न किसी तरह अपने माइंड और सोल को एक साथ लाना है, ठीक है। तो उनकी शादी तो बहुत पहले हो गई थी, बट वो मैरिड लाइफ में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमको पीपल जो भी सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम से, मिजरीज से, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमको ढूंढना है कि पीपल का वो जो सफरिंग है, वो मिजरीज है, वो कम हो जाए, वो सॉल्यूशन ढूंढ के। तो एट द एज ऑफ 29 महावीरा के जैसे ही उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया, और 7 साल तक वो घूमते रहे कि हम कैसे किस चीज़ को नॉलेज अटेन करें और क्या करें। फिर उन्होंने 35 ईयर्स के एज में उन्होंने नॉलेज अटेन की। कहाँ पे अटेन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोध गया में। कहाँ पे? पीपल ट्री के नीचे, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन आता है अदर PSCs के एग्जाम में कि कौन से ट्री के नीचे उन्होंने नॉलेज अटेन की। तो पीपल ट्री के नीचे नॉलेज अटेन की, और कहाँ पे की? बोध गया में। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स उनको बुद्धा और द एनलाइटेंड कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गौतम बुद्धा का फर्स्ट सरमन जो हुआ था, पहली टीचिंग उन्होंने सारनाथ में दी थी, जो कि बनारस में है। और बहुत सारी जर्नी उन्होंने तय की, और बहुत सारे मैसेजेस जो हैं उन्होंने बहुत जगह अपने फैलाए। और हमेशा अगर बात करें तो 20 to 30 किलोमीटर्स पर डे वो वॉक करते थे, और अपने मैसेज को फैलाते जाते थे, मेडिटेशन को फैलाते जाते थे फॉर नियरली 40 ईयर्स, ठीक है।
अब ड्यूरिंग इसी टाइम पे, लॉन्ग पीरियड के टाइम पे, इन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणस के जो रिचुअल ट्रेडिशंस थे उनको उनके अगेंस्ट वर्क किया, और बहुत सारे ब्राह्मणस के साथ वो आए जहाँ पे बैठे, जहाँ पे डिबेट हुआ, और डिबेट में उनको हराया उन्होंने। बट इनकी जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ थी, जो हमारे बुद्धिज़्म की मिशनरीज एक्टिविटीज़ थी, वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी, भले वो रिच हो, भले वो पुअर हो, भले वो लो कास्ट का हो, हाई कास्ट का हो, विमेन हो, मेन हो, सब लोग जो है सबको ये अपनी टीचिंग प्रोवाइड करते थे। तो ये जनरली लिबरल और डेमोक्रेटिक थे, ठीक है। तो गौतम बुद्धा अगर बात करें तो ये पास्ड हुए, इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ पे डेथ हुई, कुशीनगर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म के पहले चीज़। अब हम देख लेते हैं समरी इसकी। तो गौतम बुद्धा और बुद्धिज्म की अगर बात करें तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ओके, यस। सो गौतम बुद्धा की अर्ली लाइफ की बात करें तो जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो गौतम बुद्धा हमारे कंटेम्प्रेरी थे महावीरा के, जो हमने देखा। बॉर्न हुए थे 563 BC में कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल में है। फादर इनके हमारे कपिलवस्तु के रूलर थे, इलेक्टेड रूलर थे, और मदर जो थी कौशालन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, और ये जनरली रिपब्लिकन वाले क्लैन से बिलोंग करते थे। अब अपने चाइल्डहुड से ही इनका इंटरेस्ट जो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा था, बट इनकी अर्ली एज में शादी हो गई, और शादी में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये जो भी लोगों की सफरिंग थी, उनकी मिजरीज थी, उनको कम करने के लिए वो कुछ ना कुछ ढूंढने लगे, और उन्होंने 7 साल की उम्र में, 7 साल के बाद अपना घर छोड़ दिया। मतलब 7 साल के लिए वो घूमने लगे हर जगह अपना घर छोड़ के। फिर उन्होंने नॉलेज अटेन की एट द एज ऑफ 35 एट बोध गया अंडर पीपल ट्री, और उसी के बेसिस पे उनका नाम रखा गया बुद्धा एंड द एनलाइटेड। फिर उन्होंने पहला सरमन सारनाथ में डिलीवर किया, जो कि बनारस में है। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, मिशनरीज एक्टिविटीज़ थी, वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी, भले वो लो क्लास का हो, हाई क्लास का हो। और इनकी जो डेथ है वो 80 की एज में हुई, कुशीनगर यूपी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इन्फॉर्मेशन व्हाट वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट कम टू डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म की अगर बात करें तो बुद्धिज्म जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है ये, क्योंकि पूरी तरह न्यू रिलीजन के टाइम पे न्यू रिलीजन के जैसा निकल गया, और रियलिटीज़ जो थी उस टाइम की उसको बताया उन्होंने। इन्होंने जनरली आत्मन को, जो सोल था, उसको एज अ रिगार्ड नहीं लिया। इन्होंने उसके अगेंस्ट थे आत्मन और सोल के, जो कि हमारे जैनिज्म नहीं थे, उन्होंने फॉलो किया था। और इन्होंने बोला था कि इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि वर्ड जो है, वर्ड में बहुत सारा दुख है। मतलब हमारे पूरे वर्ड की अगर बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो यहाँ बहुत सारा दुख है। वर्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड इज पीपल सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ डिज़ायर्स। पीपल क्यों सफ़र करते हैं? क्योंकि उनको डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो पीपल सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ डिज़ायर्स। नेक्स्ट उन्होंने बोला था थर्ड, इफ़ डिज़ायर्स आर कंक्योर्ड, अगर हम अपने इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, कंक्योर कर लेते हैं, हम अपनी इच्छाओं को बिल्कुल अपने वश में कर सकते हैं, तो निर्वाणा हम अटेन कर सकते हैं। निर्वाणा मतलब फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ द बुद्धिज्म। तो क्या है 4 नोबल ट्रूथ? पहला है वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो। सेकेंड है पीपल सफर बिकॉज ऑफ देयर डिजायर्स। थर्ड है डिजायर्स आर इफ डिजायर्स आर कंक्योर्ड देन निर्वाणा विल बी अटेन्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने उन्हीं को अटेन करने के लिए, 4 नोबल ट्रूथ को अटेन करने के लिए 8 फोल्ड पाथ बताए, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन की मिजरीज को एलिमिनेट करेगा, जिसको हमने अष्टांगिक मार्ग भी बोला। अब इसमें क्या क्या थे? पहली चीज़ तो राइट ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है चीज़ें हो क्या क्या रही हैं। राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, सही तरीके से बोलना है। राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। सो दिस इज द 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर आपने ये 8 फोल्ड पाथ्स अचीव कर लिया है तो आप जो है कहीं ना कहीं निर्वाणा अचीव कर पाएंगे। और गौतम बुद्ध ने ये भी बोला कि आपको एक्सेस जो है, लग्जरी और ऑस्टेरिटी दोनों को अवॉइड करना है और आपको मिडिल पाथ में चलना है। तो गौतम बुद्ध ने हमको मिडिल पाथ दिया। आजकल की जनरेशन जनरली बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत दुख सहती है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ लेकर चलना चाहिए, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर पाएँ जीवन में, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो गौतम बुद्ध की लाइफ से आप ये सीख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बुद्ध ने ही कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए? उनके फॉलोअर्स के लिए बनाया। और उसमें उन्होंने बोला 5 चीज़ें बोली। पहली चीज़ कि आपको
किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, आपको वायलेंस नहीं कमिट करना है। तीसरी चीज़, इंटॉक्सिकेंट्स को आपको नहीं लेना है, झूठ नहीं बोलना है। और पांचवी चीज़, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। और ये टीचिंग कहीं ना कहीं हर रिलीजन के लिए कॉमन उन्होंने रखा कि हर रिलीजन जो है इसको फॉलो कर सकता है। तो डॉक्ट्रिन्स में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। पहले हमने फोर नोबल ट्रूथ्स पढ़े, सॉरो, डिज़ायर्स, एंड डिज़ायर्स एंड निर्वाणा। फिर हमने 8 फोल्ड पाथ पढ़े, राइट स्पीच, राइट मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है जो हमारे बुद्धा ने दिया उनके फॉलोअर्स के लिए। ठीक है, तो 5 कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े। ओके, सो दिस इज अबाउट डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो हम एक बार देख लेते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो फीचर्स में हम सबसे पहले हमने पढ़ा 4 नोबल ट्रूथ। 4 नोबल ट्रूथ में क्या पढ़ा? दुख, समुदाय, निरोध और अष्टांगिक मार्ग। तो वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो का मतलब होता है दुख। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, मतलब समुदाय चाहिए, समुदाय। फिर उसके बाद इफ डिजायर्स आर कंक्योर्ड, मतलब निरोध, एंड निर्वाणा विल बी अटेन्ड, अष्टांगिक मार्ग। और इसी जब यही सब अचीव कर लेंगे तो इसका मतलब है कि पीपल जो है अपने बर्थ और साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से फ्री हो चुका है। नेक्स्ट हमने देखा 8 फोल्ड पाथ विच इज अष्टांगिक मार्ग। एलिमिनेशन, मिसरी की एलिमिनेशन के लिए पहला है राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। अ पर्सन जो है उसको एक्सेस ऑफ हर चीज़ अवॉइड करना है, जैसे लग्जरी हो गया, ऑस्टेरिटी हो गया, और उन्होंने मिडिल पाथ प्रिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हमने देखा कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको 5 परसेप्ट्स भी बोला जाता है और पेनकासिल भी बोला जाता है। ठीक है, अपने फॉलोअर्स के लिए। पहले तो आपको प्रॉपर्टी किसी की नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, वायलेंस नहीं कमिट करना है। तीसरी चीज़, इंटॉक्सिकेंट्स को यूज़ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना है। अब आज की जनरेशन को अगर बोले कि डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द जनरेशन जो है हमारी इंटॉक्सिकेंट्स को यूज़ करती है, ड्रग्स को यूज़ करती है। एंड दारू तो इतना कॉमन हो चुका है कि मतलब हर घर में लोग पीते हैं, भले उनके बाप नहीं पीते हों पर बच्चे तो ज़रूर पीते हैं। तो दीज टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस आर वेरी कॉमन टुडे। ठीक है, इसलिए बुद्धिज़्म को रिवाइवल की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे भी जो जनरेशन्स हैं यहाँ पे हम बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को फैलाएं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म। नेक्स्ट कम टू स्पेशल फीचर्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड द कॉजेज ऑफ इट्स स्प्रेड। अब स्पेशल फीचर्स की अगर बात करें तो स्पेशल फीचर्स में हमारा सबसे पहला चीज़ है कि बुद्धा ने बिल्कुल भी गॉड को रिकग्नाइज नहीं किया है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया है। पर हमने जैनिज्म में पढ़ा था कि जैनिज्म ने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को रिकग्नाइज किया है। अब इन्होंने बोला कि ना तो सोल होती है ना ही भगवान होते हैं। ठीक है, तो बुद्धिज़्म ने बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस नहीं रिकग्नाइज किया है, ना ही सोल का, ना ही आत्मन का, और ना ही गॉड का। अब इस टाइप का अगर इसको बोला जाए तो ये कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन की तरह लिया गया हिस्ट्री में। सिंस अर्ली बुद्धिज़्म जो है बहुत सारे जो फिलोसफिकल डिस्कशन थे उन सब में नहीं ध्यान दिया। वो जनरली कॉमन पीपल को अपील करना चाहते थे कि जो भी कॉमन पीपल वर्ना सिस्टम के थ्रू सफ़र कर रहे हैं वो ना सफ़र करें। तो बुद्धिज़्म ने वर्ना सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा अटैक किया। ठीक है, जो कि हमने देखा जैनिज्म में कि जैनिज्म जो है वो ज़्यादा वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बोलते थे कि वर्ना सिस्टम तो है पर वर्ना सिस्टम जो लोअर और क्लास के पीपल हैं वो अच्छी चीज़ें, मेरिटोरियस लाइफ वो करके अपना जो है लिबरेशन अचीव कर सकते हैं। बट बुद्धा जो है इसके खिलाफ थे। फिर उन्होंने बोला पीपल जो भी बुद्धिस्ट ऑर्डर के अंदर लिए जाएंगे वो बिना कास्ट के कंसिडरेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, विमेन भी अलाउड होंगी संघ में, मतलब कास्ट और सेक्स देख के आपको संघ में अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको अलाउ किया जाएगा। तो बुद्धिज्म कहीं ना कहीं लिबरल और डेमोक्रेटिक थे। कैसे लिबरल और डेमोक्रेटिक थे? क्योंकि वो किसी कास्ट को नहीं देखते थे, ना ही किसी सेक्स को देखते थे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पहली चीज है कि बुद्धिज्म ने रिकॉग्नाइज नहीं किया गॉड और आत्मन को। दूसरी चीज़ वर्ना सिस्टम को अटैक किया, और तीसरी चीज़ इनका जो संघ था वो लिबरल और डेमोक्रेटिक था। अब बुद्धिज्म जो है स्पेशल अपील जो नॉन वैदिक एरियाज़ हैं वहाँ पे बोला, जहाँ पे एक वर्जिन सॉइल फाउंड की गई फॉर कन्वर्जन। पीपल जो थे मगध के, जो हमने पढ़ा था जैनिज्म के टाइम पे भी, तो पीपल जो थे मगध के वो जनरली ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। तो बुद्धिज़्म पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, वो ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे। तो मगध जो है आर्यवर्ता के आउटसाइड रखा गया, जो कि लैंड ऑफ आर्यंस और उत्तर प्रदेश वगैरह एरिया को कवर करता था। सो बुद्धिज़्म के ये कुछ स्पेशल फीचर्स हो गए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशल फीचर्स में। तो
वेयर इट इज़, येस। सो वी हैव फीचर्स में हमने 8 फोल्ड पाथ, 4 नोबल ट्रूथ, कोड ऑफ कंडक्ट देख लिया था। अब अदर फीचर्स की अगर बात करें तो इन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड आत्मन। दूसरी चीज़, पीपल जो भी बुद्धिस्ट ऑर्डर में लिए जाएंगे वो ना तो सेक्स देखेंगे ना ही कास्ट देखेंगे, सारे पीपल्स को लिया जाएगा। इन्होंने वर्ना सिस्टम को अटैक किया और बुद्धिज़्म जो था लिबरल और डेमोक्रेटिक था। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कि अब बुद्धिज़्म का जो कॉजेस था, स्प्रेड कैसे हुआ बुद्धिज़्म, तो पहली चीज़ कि बुद्धा की पर्सनालिटी ऐसी थी। दूसरी चीज़, जो भी उन्होंने मेथड अडॉप्ट किए थे अपने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, वो बहुत ईजी थे, तो लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए जो है बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। ठीक है, और सेकेंड अगर बात करें तो इन्होंने एविल्स को, जो भी वर्ना सिस्टम के एविल्स थे, उनको टैकल करने के लिए उन्होंने बहुत प्यार से बातें की और हेट्रेड जो है उसको प्यार से ही ख़त्म किया। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था। फिर उन्होंने जो भी एब्यूज़ था, स्लेंडर था, उसको पूरी तरह रिफ्यूज़ कर दिया कि जो भी आपको एब्यूज़ करे, जब तक आप ले नहीं रहे हैं तब तक वो एब्यूज़ आपके पास आता नहीं है। ठीक है, आजकल की जनरेशन नहीं समझती है ये। अगर एक गाली ट्विटर पे मिली तो 2 गाली और आगे से मिलती है। तो इसलिए ये वाली चीज़ें जो है, बुद्धिज़्म की टीचिंग जो है, आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भी एप्लीकेबल करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में तो कोई मतलब नहीं। अगर आपको 2 शब्द कोई बोल रहा है तो आप सुन लीजिए ना। तो आप अगर ले ही नहीं रहे हैं, अगर आप उसके वर्ड्स में कोई आपको मायने ही नहीं रखते हैं, तो आप नहीं जवाब देंगे। बट आपको लगता है कि हाँ वो बोल रहा है तो हाँ मेरे लिए गलत ही बोल रहा है, तो आप फिर उसका जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब पता चलता है कि आप उसके वर्ड्स को बुरा, उसके वर्ड से बुरा मान रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज़्म ने बोला, एक पर्सन उनको एब्यूज़ किया कि माई सन इफ़ पर्सन डज नॉट, एक पर्सन, तो बुद्धा लिसन ऑन साइल, वेयर वी आर, येस। सो एक ओकेजन पे बुद्धा को किसी ने गौतम बुद्धा को किसी ने एब्यूज़ किया और बुद्धा ने साइलेंटली उनके वर्ड्स को सुना और उसके बाद उन्होंने जैसे ही वो पर्सन बोलना बंद कर दिया तो बुद्धा ने बोला कि मेरे बेटे, अगर वो पर्सन जिसको तुम गाली दे रहे हो, अगर वो एक्सेप्ट ही ना करे तुम्हारी गालियाँ, तो क्या होगा? तो उसने रिप्लाई किया, जो अब्यूज़ कर रहा था, कि वो सिर्फ उसी पर्सन के साथ रहेंगी। तो बुद्धा ने बोला कि देन माई सन, आई डिड नॉट एक्सेप्ट योर अब्यूज़। सो दिस इज़ द पॉइंट विच यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ ऑल्सो, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही बुद्धा ने बोला कि किसी भी आपको गलत चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है तो आप ले लो, चुपचाप हंस दोगे, थोड़ी देर वो बोलेगा, चुपचाप फिर उसके बाद बंद कर देगा बोलना। तो इसी टाइप से आपको भी लाइफ में रहना है। नेक्स्ट अगर बात करें स्प्रेड क्यों हुआ, तो पाली लैंग्वेज इतना ज़्यादा यूज़ हुआ जो कि कॉमन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल जैनिज्म की बात करें तो वहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज को उन्होंने प्रोपोगेट किया था कॉमन पीपल के लिए, ऐसे बुद्धिज़्म ने हमारे पाली लैंग्वेज प्रोपोगेट किया कॉमन पीपल के लिए। अब गौतम बुद्धा ने संघ को ऑर्गेनाइज किया, रिलीजियस ऑर्डर की हमारी टीचिंग्स को जो है प्रोपोगेट करे इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड सेक्स। ओनली कंडीशन मंक के लिए जरूरी था कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है संघ के वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो भी एनरोल होगा संघ में उसको 3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, बुद्ध, धम्म एंड संघ। मेन एलिमेंट्स थे बुद्धा, धम्म और संघ। ठीक है, एज अ रिजल्ट अगर बात करें तो प्रीचिंग जो है संघ के अंदर वो लाइफ टाइम उनको आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट रीज़न की अगर बात करें स्प्रेड की, तो बहुत सारे हमारे मोनार्कीज आई, जैसे कि मगध, कौशाला, कौशाम्बी और सेवरल रिपब्लिकन स्टेट आए जिन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। फिर नेक्स्ट अशोका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया, नॉट इवन इन इंडिया बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हर जगह जो है इन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया, जैसे कि सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, श्रीलंका, और इसको एज अ वर्ल्ड रिलीजन बना दिया। ऑल्दो अगर बात करें तो बुद्धिज़्म जो है अपने जहाँ से इंडिया से ओरिजिनेट हुआ वहाँ पे डिसअपियर हो गया, बट अदर कंट्रीज़ में आज भी उसका उतना ही बुद्धिज़्म का उतना ही ट्रेंड है, उतना ही लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू स्प्रेड। अगर देखें तो स्प्रेड में, हाँ, तो कॉजेज़ ऑफ इट्स स्प्रेड की बात करें तो पहली चीज़ हमने देखी थी कि पर्सनालिटी जो थी बुद्धा की और मैथड जो थे उनके टीचिंग के, वो बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया और वो बहुत ईजी थे, जिसके कारण बुद्धिज़्म स्प्रेड ईजिली हुआ। सेकेंड अगर बात करें तो एविल्स को फाइट करने के लिए वो, और जो हमारे हेट्रेड को फाइट करने के लिए उन्होंने लव एज अ वर्ड यूज़ किया, तो उसके कारण भी। थर्ड अगर बात करें तो जो भी हमारे एब्यूज़र्स थे उनको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और काम, अपने जो भी सिचुएशन थी, अपना माइंड था उसको बिल्कुल काम रखा।
फोर्थ इज़ पाली लैंग्वेज का उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया कि जो भी टीचिंग्स है वो कॉमन पीपल तक पहुँचाए। नेक्स्ट उन्होंने संघ को ऑर्गेनाइज किया और संघ जो था हर मेंबर के लिए ओपन था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड सेक्स। बस एक ही कंडीशन थी संघ को कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है संघ के फॉलो करने पड़ेंगे, और एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको 3 वोज लेने पड़ेंगे, बुद्ध, संघ एंड धम्म, ठीक है, कंटिनेंस, पॉवर्टी एंड फेथ। नेक्स्ट मोनार्कीज बहुत सारी आई, जैसे कि हमारी मगध आई, कौशाल आई, कौशाम्बी आई, और अदर रिपब्लिकन स्टेट ने फॉलो किया। फिर अशोका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है जिन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस्ड किया और उसको पूरा एज अ वर्ल्ड रिलीजन की तरह बनाया। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ इट्स स्प्रेड। वेरी हेल्दी वे में लिखा है, बहुत ही अच्छे से। आपको मेंस के आंसर के लिए ना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मेंस के आंसर के लिए पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द causes of its spread. Next come to the causes of decline of Buddhism हम बाद में पढ़ते हैं, हम इससे पहले इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो भले डिसअपीयरेंस हो गया था बुद्धा का, बट कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री में उनका बहुत ज़्यादा रोल था। तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहला कि बुद्धिस्ट ने कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स थी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिखाई, और उन्होंने बोला कि हमारे जो पीपल हैं प्री आयरन एज के पहले जो पीपल थे, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम पे पीपल थे और जो चैल्कोलिथिक टाइम पे पीरियड थे, वो पीपल जो है वो जनरली ग्रीडी नहीं थे और वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं करते थे, वो अपने लिए ही बनाते थे और अपना खाते थे। तो वहाँ पे ना कोई सोशल इनइक्वालिटी, ना ही कुछ था, ना ही कैटल को स्लॉटर किया जाता था। बट आयरन प्लफशेयर एग्रीकल्चर डेवलप होने के कारण, कॉइन्स यूज़ होने के कारण, ट्रेड एंड कॉमर्स होने के कारण वेल्थ को एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में क्रिएट हो गई। सो बुद्धिज़्म ने बोला पीपल को कि आप पूरी तरह वेल्थ को एक्यूमुलेट मत करिए, कहीं ना कहीं ये वायलेंस क्रिएट करती है। और बुद्धा ने ये भी बोला, फार्मर्स के लिए भी उन्होंने बोला कि आपको अगर एरेडिकेट करना है फार्मर्स को एडवाइस किया कि आप जो है फार्मर्स को ग्रेन प्रोवाइड करिए, ट्रेडर्स को वेल्थ प्रोवाइड करिए और लेबरर्स को वेजेस प्रोवाइड करिए, तभी जाके हमारी पॉवर्टी रिड्यूस होगी या रिमूव होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उन्होंने मंक्स के लिए प्रोवाइड किया कि जो भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है अगेंस्ट द मटेरियल कंडीशन के लिए दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि जो भी मंक्स हैं उनको फूड पे रिस्ट्रिक्शन है और उनका सेक्सुअल बिहेवियर पे रिस्ट्रिक्शन है, वो ना ही गोल्ड ना ही सिल्वर एक्सेप्ट करते, ना ही कोई भी प्रॉपर्टी सेल और परचेस कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि पूरी तरह जो है आप प्रिमिटिव लाइफ में चले जाइए, जो हमारी पहले ट्राइबल लाइफ थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में थे, ठीक है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट ने ये भी बोला कि आपको मनी नहीं यूज़ करना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करना है, लग्जरी लिविंग भी नहीं करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं लग्जरी लिविंग और प्रॉपर्टी ये सब जो है आपको बहुत ज़्यादा वैसा बना देती हैं कि आप जो है कोई काम नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये उन्होंने मंक्स के लिए बोला। फिर ऑल द बुद्धिज़्म ने बोला कि बहुत सारी न्यू मटेरियल लाइफ से वो जो है चेंज करना चाहते हैं, और उन्होंने बोला कि हमको सबसे पहले जो भी चेंजेस हुए सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में उसको हमको कंसोलिडेट करना है। तो जो भी डेप्टर्स थे, जो भी लोन लेते थे, तो डेप्टर्स को उन्होंने अपने संघ में बोला कि वो अलाउड नहीं है, और ये कहीं ना कहीं हेल्प किया कि जो भी मनी लेंडर्स और रिचर सेक्शन सोसाइटी के थे वो डेप्टर्स को जो है परेशान नहीं करेंगे। सिमिलरली जो भी स्लेव्स थे वो भी संघ को ज्वाइन नहीं करते थे, और ये हेल्प किए स्लेव ओनर्स को। तो इस टाइप से उन्होंने मटेरियल लाइफ को स्ट्रेंथन की। नेक्स्ट अगर बात करें तो बुद्धिज्म ने ग्रीडी ब्राह्मण्स को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने बोला कि जो भी ग्रीडी ब्राह्मण्स हैं वो कहीं ना कहीं लोअर क्लास के पीपल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बट अगर बात करें सेवरल बेज में कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट मंक और ब्राह्मणर्स सेम हो गए थे, जैसे बोथ ऑफ देम जो है वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है, गिफ्ट्स पे रहते थे। बोथ एम्फसाइज करते थे कि आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, पॉलिटिकल अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट सोशल ऑर्डर जो था उनका क्लासेस पे बेस्ड था, वरना जो है एक्शन पे बेस्ड था। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं अगर बात करें मंक्स के लिए तो वरना जो है एक्शन पे बेस्ड था, पर हमारे ब्राह्मण्स के लिए बर्थ पे बेस्ड था। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज थी, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस था। अनडाउटली अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो था बुद्धिस्ट टीचिंग का यही था कि हमको इंडिविजुअल के जो भी सॉल्वेशन है उसको हमको अचीव करना है, उसको हमको सिक्योर करना है और निर्वाणा अचीव करना है, ठीक है। निर्वाणा जो था वो जनरली हमारे मंक्स के लिए कुछ भी वहाँ पे
जो है सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी कि आपको कुछ भी नहीं होल्ड करना है, बट कुछ कुछ ले फॉलोअर्स थे उनके लिए अलाउड था कि एस्केप जो है अलाउड था ले फॉलोअर्स के लिए, ठीक है, बट जो हमारे मंक्स थे उनके लिए अलाउड नहीं था। अब बुद्धिज़्म जो है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट किया हमारे सोसाइटी में भी, क्योंकि विमेन जो है अलाउड किया उन्होंने संघ में, शूद्रास को अलाउड किया जो कि पहले अलाउड नहीं थे क्योंकि उनको सेक्रेट थ्रेड्स पढ़ने की परमिशन नहीं थी, बट इन्होंने अलाउड किया। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो उन्होंने नॉन वायलेंस को एम्फसाइज किया और उन्होंने बोला सैंटिटी जो है एनिमल लाइफ की हमको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, कैटल वेल्थ जो है कंट्री का प्रोटेक्ट करके रखना है। तो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर आया था जिसको सूत पिटक बोला, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि कैटल्स जो है वो हमको फूड देते हैं, ब्यूटी देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, जिसको बोला अन्नदा वन्नदा एंड सुखदा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको कैटल को स्लॉटर नहीं करना और उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बोला। अब टीचिंग जो थी तब आई जब नॉन आर्यंस जो है एनिमल्स को बहुत स्लॉटर करते थे और वॉयलेंस बहुत ज़्यादा करते थे, तो तब हमारी ये टीचिंग आई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म। तो हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म में। सो यस, इम्पॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म में सबसे पहला, बुद्धिज़्म ने बोला कि आपको वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला फार्मर्स जो हैं उनको आपको ग्रेन्स प्रोवाइड करना है और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ट्रेडर्स को वेल्थ प्रोवाइड करना है, लेबरर्स को वेजेस प्रोवाइड करना है। इससे क्या होगा? पॉवर्टी रिमूव होगी। फिर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जो भी हम फॉलोअर्स थे उनके लिए, और उनको बोला कि आप जो है फूड और सेक्सुअल बिहेवियर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया, गोल्ड और सिल्वर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सेल और परचेस नहीं कर सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं ऑक्यूपाई कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं हमको बोला कि आप जो है ट्राइबल जो हमारी सोसाइटी थी उस टाइम पे लौट जाइए और प्रिमिटिव कम्युनिज्म को फॉलो करिए। नेक्स्ट अगर बात करें, इन्होंने बोला जो भी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है पीपल की उसको कंसोलिडेट करना है। डेप्टर्स को उन्होंने और स्लेव्स को उन्होंने परमिट नहीं किया अपने संघ के अंदर। फिर उन्होंने बोला सॉल्वेशन जो है इंडिविजुअल का हमको अचीव करना है, निर्वाणा अचीव करना है। नेक्स्ट कैटल वेल्थ जो है कंट्री का उसको प्रोटेक्ट करना है। सोसाइटी पे अगर बात करें तो विमेंस और शूद्रास के लिए डोर्स ओपन किए संघ के लिए, नॉन वायलेंस को प्रोपोगेट किया और रैशनलिज्म को फॉलो किया। रैशनलिज्म को फॉलो करना मतलब जो भी हमारे डिसीजंस बेस्ड होंगे वो लॉजिक पे बेस्ड होंगे, ये नहीं कि आप जो है ऐसे ही कुछ भी डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो डिसीजंस जो होंगे आपके उस पर बेस्ड होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो बुद्धिज़्म जो है हमारे ने न्यू अवेयरनेस क्रिएट किया इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्ट एंड कल्चर, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो भी पीपल है उनको ऐसे ही आप कोई भी चीज़ ग्रांट मत दीजिए, कोई भी चीज़ गिफ्ट मत दीजिए, वो आपके मेरिट और आर्ग्यू पे बेस्ड होना चाहिए, और कोई भी कुछ बोले तो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए और लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए। तो उन्होंने रैशनलिज्म प्रमोट किया अमंग द पीपल। फिर उन्होंने न्यू लिटरेचर डेवलप किए जो कि पाली लिटरेचर, 3 टाइप के 3 कैटेगरीज में उन्होंने पाली लिटरेचर को डिवाइड किया। पहला था बुद्धा जिसमें उन्होंने बोला टीचिंग और सेइंग ऑफ बुद्धा। सेकंड था संघ जिसमें उन्होंने रूल्स बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे संघ के। थर्ड उन्होंने धम्म बोला जिसमें था फिलोसफिकल एक्सपोजिशन ऑफ द धम्म। नेक्स्ट अगर बात करें लिटरेरी एक्टिविटीज़ की, तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ जैसे कि अपभ्रंशा राइटिंग हमको ईस्ट इंडिया में मिली जो बुद्धिज़्म के बारे में बताती है। फिर रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में है, फिर बल्लवी जो है गुजरात में थी। अब बुद्धिज़्म जो है आर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। पहला ह्यूमन स्टैचू जो है बुद्धा का, वो पहला ह्यूमन स्टैचू बुद्धा का मिला। फिर सांची स्तूपा, भरूच स्तूपा मध्य प्रदेश में है, गया जो है बिहार में है, तो इस टाइप के स्तूपास देखने को मिले। फिर पैनल इमेजेस मिली गौतम बुद्धा की। फिर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट मिला जब इंडो ग्रीक्स मिले, पोस्ट मॉडर्न के टाइम्स में आए तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, ठीक है। फिर बहुत सारे केव आर्किटेक्चर मिले जैसे कि बरावल हिल्स गया में और वेस्टर्न इंडिया अराउंड नासिक, ठीक है। फिर कृष्णा डेल्टा के आसपास बुद्धिस्ट आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ, और सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट जो है इन द थ्रोव इन मथुरा एंड गंधार, ठीक है। अंडर इन्हीं टाइम पे सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट के टाइम पे ही हमारा बुद्धिस्ट आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा कंट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो हमने इम्पॉर्टेंस पढ़ लिया। आप कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 2 न्यू टाइप्स ऑफ लिटरेचर मिले। पाली लिटरेचर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध का मतलब होता है सेइंग एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा। संघ का मतलब होता है रूल्स ऑफ द मंक, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मंक। एंड धम्म का मतलब होता है फिलोसफिकल एक्सपोजिशन। नेक्स्ट ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग डेवलप हुए जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। फिर आर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करें तो फर्स्ट ह्यूमन वर्शिप्ड हुए थे वो बुद्धा के फॉर्म में। फिर गया, बिहार, सांची एंड भरूच स्तूपा मध्य प्रदेश में। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड हुआ इंडो ग्रीक्स के टाइम पे। फिर केव आर्किटेक्चर आया इन द बराबर हिल्स इन गया एंड वेस्ट इंडिया अराउंड नासिक। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। यस, तो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो 12th सेंचुरी एडी के टाइम पे बुद्धिज्म जो है पूरी तरह हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया। बट ये इसका चेंज्ड फॉर्म जो है बंगाल और बिहार में प्रिवलेंट रहा 12th सेंचुरी तक। बट आफ्टर दैट पूरी तरह ये रिलीजन वैनिस्ड हो गया। अब कॉजेज क्या कहते थे तो इन द बिगनिंग अगर बात करें तो जब रिफॉर्म स्टार्ट हुआ तो बुद्धिज़्म जनरली पूरी तरह वर्ना सिस्टम के अगेंस्ट थे। ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा, ब्राह्मण के जो भी रिचुअल्स और सेरेमनीज थे उनको बहुत ज़्यादा हेट करते थे, मतलब उनको वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। बट इवेंचुअली अगर बात करें तो रिचुअल और सेरेमनीज जो थी बुद्धा की वो भी उसी तरह हो गई जैसे कि ब्राह्मणस्क हो गई। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इसी टाइम की चीज़ें आपको जो आंसर है आपको लिखना है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जैसे आपने पढ़ा होगा मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पूरी तरह मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाता है, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो उसी टाइप से बुद्धिज़्म जो है सेम टाइप का मेटामॉर्फोसिस हो गया क्योंकि वहाँ के भी रिचुअल्स और सेरेमनीज पूरी तरह उसी तरह हो गई जैसे ब्राह्मणिज्म की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं कैटल वेल्थ को प्रिजर्व करने की बात करते थे। बट धीरे धीरे विमेन और शूद्रास और कैटल वेल्थ जो है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा बुद्धिज़्म के टाइम पे। ग्रेजुअली अगर बात करें तो बुद्धिज़्म मंक जो है वो अपने मेन स्ट्रीम से पलट गए क्योंकि मेन स्ट्रीम उनकी यही थी कि आपको बुद्धिज़्म को बढ़ाना है और उसमें बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे जैसे कि आपको इंटॉक्सिकेंट्स नहीं करना है। ठीक है, आपको बुद्धा फॉलो करना है, धम्म एंड संघ को फॉलो करना है। बट धीरे धीरे ये जो है पूरी तरह करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए और क्योंकि इनको भी गिफ्ट वगैरह मिलने लगे तो बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट जो भी मंक्स थे वो भी हमारे ब्राह्मण्स की तरह हो गए। दूसरी चीज़, इन्होंने पाली लैंग्वेज को गिव अप कर दिया और संस्कृत लैंग्वेज यूज़ किया विच इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जो कि लोगों को नहीं समझ में आती थी। आइडल वर्शिप को प्रैक्टिस करने लगे जो कि बहुत सारे ऑफरिंग्स डिवोटीज़ देते थे और रिच ऑफरिंग जो है सप्लीमेंटेड बाय जनरस रॉयल ग्रांट्स टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मेड द लाइफ ऑफ मंक ईजी। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो उन्होंने रेवेन्यू 200 विलेजेस से लिया था। फिर करप्ट प्रैक्टिसेस हो गए, बुद्धा जिसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करते थे और इसी न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म को बोला गया वज्रयान बुद्धिज़्म। हम पढ़ेंगे आगे वज्रयान और इन सब के बारे में। विमेन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करने लगे, एज अ लस्ट ट्रीट करने लगे जिसकी वजह से हमारा बुद्धिज़्म जो है पूरी तरह बुद्धिज़्म जो है डिक्लाइन हो गया। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट था यही कि टर्किश इन्वेडर्स इतने ज़्यादा आए कि उन्होंने पूरी मोनेस्ट्रीज जो थी बुद्धिज़्म की और बुद्धिस्ट मंक्स थे उनको मार डाला और पूरी तरह प्रैक्टिकली डिसअपियर्ड हो गया हमारा बुद्धिज़्म जहाँ पे इंडिया से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। सो नाउ लेट्स कम टू द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। तो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो पहला चीज़ था कि करप्शन जो था बुद्धिस्ट संघ में बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि उनको ग्रांट्स वगैरह ऑफर करते थे, गिफ्ट्स लेने लगे थे। फॉर एग्जांपल नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उन्होंने 200 विलेजेस से रेवेन्यू कलेक्ट किया था और जिसके कारण हमारा एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म डेवलप हुआ वज्रयान बुद्धिज़्म। नेक्स्ट अगर बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, पाली लैंग्वेज उन्होंने गिव अप कर दी थी। लेटर आइडल वर्शिप बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। फिर बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया था हीनयान, महायान, वज्रयान इन सब चीज़ों में। फिर बुद्धिज़्म जो है वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट कंसीडर करते थे तो कहीं ना कहीं विमेन की पोजीशन पूरी तरह डिटोरिएट कर दिया जो कि जिसके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया था। फिर सिमिलर मेटामॉर्फोसिस हुआ क्योंकि रिचुअल्स वगैरह सेम ब्राह्मण्स के जैसे हो गए और इन्वेजन जो है सेवरल टर्किश रूलर्स ने किया जिसके कारण मोनेस्ट्रीज वगैरह और बहुत सारे डिफरेंट मंक्स को उन्होंने मार डाला और ख़त्म कर डाला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म। ओके, सो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 पिटक्स
ऑफ बुद्धिज्म उन्होंने दिया था। सूत पिटक के बारे में हमने पढ़ा, पर हमने बाकी पिटक के बारे में नहीं पढ़ा। तो 3 पिटक कौन कौन से, सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। ठीक है, तो सूत पिटक की अगर बात करें तो सूत पिटक में क्या दिया, मेन टीचिंग और जो भी धम्म है बुद्धा का वो उसके बारे में बताया है। तो मेन टीचिंग्स किस में दी गई हैं, सूत पिटक में दी गई हैं। और ये 5 निकाय में डिवाइडेड है, दीघ निकाय, मझिमा निकाय, समुत्य निकाय, अंगुत्र निकाय एंड खुदक निकाय। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगी तो आप सही कर लीजिएगा, पर ये सारे 4-5 निकाय हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे कि सूत पिटक में आते हैं। फिर विनय पिटक की अगर बात करें तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे मोनेस्टिक ऑर्डर्स जो हमारे मंक्स हैं उनको फॉलो करने के लिए दिया गया है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में दिए गए हैं, विनय पिटक में। फिर अभिधम पिटक आया। अभिधम पिटक में फिलोसॉफिकल एनालिसिस और सिस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग जो है मंक की वो प्रोवाइड की गई है कि कैसे आप सिस्टम किस तरीके से मंक्स जो है टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, तो अभिधम पिटक में दी गई है। ठीक है, तो दीज आर द 3 पिटक्स ऑफ बुद्धिज्म। नाउ लेट्स कम टू अदर थिंग्स जो बुक में नहीं दी हैं पर मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। अब 4 काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो पहली काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। किंग कौन थे, अजातशत्रु थे, जो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में। चेयरमैन महाकश्यप थे। और यहाँ पे बुद्धिज्म जो है 3 पिटक में डिवाइड हुआ था, सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। सेकेंड काउंसिल जो है वो वैशाली में हुई थी, कालाशोक के टाइम पे हुई थी। एंड सबाकामी जो थे चेयरमैन थे। और यहाँ पे डिवीजन हुआ था बुद्धिज्म का, सतवीराविदिन्स एंड महासंगिकास। ठीक है, थर्ड काउंसिल अगर बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोका के टाइम पे। और मोगाली पुट्टातीसा जो थे ये चेयरमैन थे। और यहाँ पे बहुत सारे मिशनरीज को सेंड किया था उन्होंने अदर कंट्रीज में। फोर्थ काउंसिल जो है कश्मीर में हुई थी कनिष्क के टाइम पे। और यहाँ पे चेयरमैन वासुमित्र थे। और यहाँ पे बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था महायान एंड हीनयान बुद्धिज्म में। अब डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो महायान, हीनयान, थेरावादा एंड वज्रयान। अब महायान की बात करें एंड हीनयान की बात करें तो दिस इज द ये 4th काउंसिल में डिवाइड हुए। ठीक है, हमने देखा तो हीनयान को लेसर व्हीकल बोला जाता है और महायान को ग्रेट व्हीकल बोला जाता है। हीनयान जनरली हमारे बुद्धिज्म का पार्ट है कि जो अर्लियर लाइफ थी, जो हमारे बुद्धिज्म मेन थे उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, पर महायान में आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई। हीनयान को लेसर व्हीकल बोलते थे, महायान को ग्रेट व्हीकल बोलते थे। हीनयान ने बोला कि इंडिविजुअल खुद ही रिस्पॉन्सिबल है थ्रू मेडिटेशन की आप सॉल्वेशन अचीव कर पाए। बट महायान ने बोला कि बोधिसत्वास जो है वो हेल्प करेंगे आपको सॉल्वेशन अचीव करने में। फिर हीनयान बात करें तो हीनयान पाली लैंग्वेज यूज करते थे जो कि बुद्धिज्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। फिर बट महायान जो है वो हमारे संस्कृत लैंग्वेज यूज करने लगे। अब हीनयान को डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। और यहीं से थेरावादा जो है ये एक हीनयान टेक्स्ट है। अब थेरावादा है जो कि ओरिजिनल टीचिंग से ही क्लोज था, तो हीनयान का पार्ट है। ये श्रीलंका में डेवलप हुआ और डोमिनेंट कहाँ का है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। नेक्स्ट आया वज्रयान जो कि हमने देखा ये जनरली तांत्रिक बुद्धिज्म थे, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट भी बोला जाता है इनको। और इनमें जो रिचुअल्स थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए, वो जनरली ब्राह्मणिज्म की तरफ मुड़ गए। ठीक है, तो वज्रयान बुद्धिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट अगर बात करें तो बुद्धिज्म लिटरेचर की, तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैनोनिकल टेक्स्ट एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट की बात करें तो ये जनरली एक्चुअल वर्ड्स जो हैं बुद्धा के उनके बारे में बताता है। और इनमें जो बुक्स आती हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं बुद्धा की टीचिंग की वो बताती हैं, जैसे 3 पिटक्स हो गए हमारे, सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। नेक्स्ट आती है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। ये जनरली कमेंट्रीज और ऑब्जर्वेशन जो है कैनोनिकल टेक्स्ट की उसके बारे में बताती हैं, जैसे महावस्तु ये सेक्रेड बायोग्राफी है बुद्धा जी की। फिर निदान कथा जो लाइफ स्टोरी है बुद्धा की। फिर दीप वंसा, महावंसा की अगर बात करें तो ये पाली लैंग्वेज में है और ये श्रीलंका में बुद्धिज्म का अराइवल बताती है। फिर विशु दिमांग, फिर मिलिंद पन्हो ये भी पाली लैंग्वेज में। ये जनरली डायलॉग है बिटवीन द मियांडर, एक रूलर थे आए थे हमारे और उनके जो वो थे नागसेना के बीच में। फिर नेटी पकराना जो है ये बुक ऑफ गाइडेंस है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बुद्धिज्म। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। व्हाट आर द कॉजेज? वी हैव सीन कि ब्राह्मणिक रिलीजन जो है, रिचुअल्स और ये सब बहुत ज़्यादा ब्राह्मणिकल के बहुत डोमिनेटिंग हो गए थे। नेक्स्ट रीजन हमने पढ़ा था कि न्यू आयरन जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप हुई जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई, वो हो गया। तो बहुत सारे रीजन्स हमने पढ़े थे। फिर द 6th century BC इज़ रिमार्केबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यूमरस रिलीजन सेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो कि एक्सप्लेन हमने देख लिया। हु वॉज वर्धमान महावीरा एंड वॉट वर हिज टीचिंग।
ट्रेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अब बन जाने चाहिए, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको बहुत ही डिटेल वे में पढ़ा दिया है। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल स्टार्ट टेरिटोरियल स्टेट एंड द फर्स्ट मगधन एम्पायर टुमारो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लेक्चर देखिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसमें आंसर भी करूँगी। सो थैंक यू सो मच।